हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स को ही कंटिन्यू रखेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक है वो अनहार्मोनिक ऑक्सीलेटर के ऊपर रहने वाला है। और ये जो टॉपिक है वो बेसिक नॉलेज के साथ साथ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये काफ़ी टाइम एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके बेसिक इंट्रोडक्शन के ऊपर बात करेंगे और उसके बाद इसको एग्जाम में किस टाइप से लिखना है उसके ऊपर भी बात करेंगे। ठीक है, तो बेसिक इंट्रोडक्शन में सबसे पहले अपने पास एक ही क्वेश्चन आता है, जब अपने पास हार्मोनिक का केस था तो अनहार्मोनिक का केस लेने की अपने को क्या जरूरत थी। ठीक है, तो इसका जवाब भी अपने को कहाँ पे मिलेगा, हमें हार्मोनिक ऑक्सीलेटर के बारे में थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद हम अनहार्मोनिक के ऊपर बात करेंगे। तो जब हमने हार्मोनिक ऑक्सीलेटर को सोल्व किया तो वहां पे अपने को एक रिजल्ट मिला और वो रिजल्ट क्या था कि अपने को बहुत ज्यादा इंटेंसिटी की एक स्पेक्ट्रल लाइन मिल रही थी, एक सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन मिल रही थी जिसकी इंटेंसिटी क्या थी, बहुत ज्यादा थी। ठीक है, अब ये जो हार्मोनिक ऑक्सीलेटर का जो रिजल्ट आया है इस रिजल्ट को हमने एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से मैच किया। अब एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट क्या था, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट था अपने को ये एक बहुत ज्यादा इंटेंसिटी की स्पेक्ट्रल लाइन तो मिल रही थी, पर इसके साथ में अपने को बहुत कम इंटेंसिटी की कुछ स्पेक्ट्रल लाइन देखने को मिल रही थी, कुछ इस टाइप से। ठीक है, तो जो हार्मोनिक ऑक्सीलेटर का जो रिजल्ट है वो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से मैच नहीं हुआ। अब मैच ना होने का जो रीजन है वो क्या है, हमने जो हार्मोनिक ऑक्सीलेटर का जो पोटेंशियल लिया था वो कितना लिया था, हाफ के एक्स स्क्वायर लिया था। और ये जो पोटेंशियल है वो कहाँ से आया है, ये पोटेंशियल आया है जब हमने पोटेंशियल को टेलर सीरीज की हेल्प से एक्सपेंड किया तो वहां से अपने पास ये पोटेंशियल निकल के आया। अब ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से मैच क्यों नहीं हुआ, इसका रीजन ये है क्योंकि जब हमने उसको टेलर सीरीज की हेल्प से एक्सपेंड किया तो वहां पे हमने हायर ऑर्डर टर्म्स को नेग्लेक्ट कर दिया था, और जो हायर ऑर्डर टर्म थी उनका कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूशन आएगा, और उस कंट्रीब्यूशन के कारण ये बहुत कम इंटेंसिटी की स्पेक्ट्रल लाइन देखने को मिल रही है जिनको हम क्या बोलते हैं, ओवरटोन्स बोलते हैं। ओवरटोन्स क्या होती है, जो मेन स्पेक्ट्रल लाइन है इस मेन स्पेक्ट्रल लाइन के साथ में जो कम इंटेंसिटी की स्पेक्ट्रल लाइन है इनको हम क्या बोलते हैं, ओवरटोन्स बोलते हैं। ठीक है, अब हायर ऑर्डर टर्म्स कौन सी हमने नेग्लेक्ट की थी उसके ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं। हम एक बार फिर से पोटेंशियल को टेलर सीरीज की हेल्प से एक्सपेंड करते हैं, उसके बाद इसको एग्जाम में किस टाइप से लिखना है उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो पोटेंशियल क्या लिया था हमने, पोटेंशियल v ऑफ x, इसको एक्सपेंड किया था v ऑफ x नॉट प्लस x माइनस एक्स नॉट और करली v बाय करली x। ठीक है, अब आगे भी कुछ टर्म थी, अब ये वाली जो टर्म है इसको हमने क्या मान लिया था, जीरो मान लिया था। जीरो इसलिए माना था क्योंकि रेफरेंस लेवल कहीं पे भी लेके हम पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान सकते हैं, तो हमने एक रेफरेंस पॉइंट मान लिया। रेफरेंस पॉइंट के ऊपर ये जो फर्स्ट टर्म है ये क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। सेकेंड टर्म को हमने क्या कर दिया था, फिर से जीरो कर दिया था। सेकेंड टर्म को जीरो करने का रीजन ये है क्योंकि ये अपने पास जो करली v बाई करली x है, ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है फोर्स को। ठीक है, तो फोर्स इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर कितना होगा, जीरो होगा, तो ये सेकंड टर्म को भी हमने कितना कर दिया, जीरो कर दिया। जो थर्ड टर्म थी वो क्या थी अपने पास, 1/2 का फैक्टोरियल x माइनस एक्स नॉट, इसका स्क्वायर करली स्क्वायर v बाय करली एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसकी हेल्प से हमने ये पोटेंशियल लिखा था। कैसे लिखा था वो देख लो, फर्स्ट वाली टर्म एज इट इज करली स्क्वायर v बाय करली एक्स स्क्वायर को k बोल दिया और बाकी टर्म को क्या बोल दिया, एक्स स्क्वायर बोल दिया। यहां से अपने पास ये पोटेंशियल निकल के आया था, किस केस में, हार्मोनिक के केस में। पर यहाँ पे जो हायर ऑर्डर टर्म थी उसको क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। अब हायर ऑर्डर टर्म को नेग्लेक्ट किया, इसी कारण से अपना ये जो रिजल्ट है वो मैच नहीं हुआ, और उन हायर ऑर्डर टर्म्स के कारण ही अपने को ये स्मॉल इंटेंसिटी की स्पेक्ट्रल लाइन देखने को मिल रही थी। हायर ऑर्डर टर्म्स क्या आएंगी यहाँ पे, 1/3 x माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर, कंप्लीट का स्क्वायर, और साथ में मिलेगा करली स्क्वायर v बाय करली एक्स क्यूब। इस टाइप की टर्म अपने को यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि अनहार्मोनिक का केस अपने को क्यों मिल रहा था। ठीक है, अब इसको एग्जाम में किस टाइप से लिखना है उसके ऊपर बात करते हैं। चलो, इन हार्मोनिक oscillator we found that very high intensity
इंटेंसिटी स्पेक्ट्रल लाइन, ठीक है। यहां पे हम लिख लेते हैं वेरी हाई इंटेंसिटी सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन, क्योंकि एक ही स्पेक्ट्रल लाइन अपने को देखने को मिल रही थी जिसकी इंटेंसिटी क्या थी, बहुत ज्यादा थी, सिंगल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में, बट एक्सपेरिमेंटली we found that small intensity spectral lines that is known as overtones, ठीक है। मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी की लाइन है जिसको हम फंडामेंटल लाइन बोलते हैं, और फंडामेंटल लाइन के साथ में बहुत कम इंटेंसिटी की जो स्पेक्ट्रल लाइन देखने को मिली, इसको क्या नाम दिया गया, ओवरटोन्स नाम दिया गया। जो फर्स्ट लाइन है वो फर्स्ट ओवरटोन, जो सेकंड लाइन है उसको सेकंड ओवरटोन, जो थर्ड लाइन है वो थर्ड ओवरटोन, और ये क्या है, सबसे ज्यादा इंटेंसिटी की स्पेक्ट्रल लाइन है जिसको फंडामेंटल लाइन हम बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, सो फर्दर अब ये जो ओवरटोन्स लाइन आई है इनको भी तो अपने को एक्सप्लेन करना है। अब इनको एक्सप्लेन करने के लिए हमने क्या माना, अनहार्मोनिक का केस मान लिया। फर्दर टू एक्सप्लेन these spectral lines, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट लाइन में वाइब्रेटिंग डायटोमिक atomic molecules considered as अनहार्मोनिक ऑसिलेटर, शॉर्ट में लिखा है अनहार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है। अब बात करें पोटेंशियल एनर्जी की, तो पोटेंशियल क्या लिया था, पोटेंशियल हार्मोनिक के केस में लिया था हाफ के एक्स स्क्वायर, पर इस पोटेंशियल से जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है वो मैच नहीं हुआ, तो साथ में जो हायर ऑर्डर टर्म्स है वो भी अपने को यहाँ पे लेने के चलनी पड़ेंगी। और जो हायर ऑर्डर टर्म्स थी वो क्या थी अपने पास, जी एक्स क्यूब। जितनी भी हायर ऑर्डर टर्म्स थी उन सबको मैंने एक टर्म के अंदर डाल दिया और वो क्या है, जी है, ठीक है। उसको हमने क्या बोल दिया, जी बोल दिया। तो ये जो फर्स्ट टर्म है ये किसको रिप्रेजेंट कर बता रही है, ये हार्मोनिक के केस को रिप्रेजेंट करके बता रही है, और जो सेकंड टर्म है ये किसको बता रही है, अनहार्मोनिक केस को रिप्रेजेंट करके बता रही है, ठीक है। अब ये जो पोटेंशियल है इस पोटेंशियल को हम सोल्व करेंगे किसकी हेल्प से, श्रोडिंगर इक्वेशन की हेल्प से। तो यहां पे लिखेंगे नाउ यूजिंग टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, और टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होती है अपने पास, ये हो जाएगी कर्ली स्क्वायर साई बाय कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस 2 म्यू बाय एच बार स्क्वायर। म्यू क्या है, यहाँ पे रिड्यूस मास है, रिड्यूस मास की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि अपने पास डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। और डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, टू बॉडी प्रॉब्लम हो जाएगा। पर जो श्रोडिंगर इक्वेशन है वो तो सिंगल बॉडी के लिए है, तो हमने क्या किया, इस टू बॉडी प्रॉब्लम को वन बॉडी प्रॉब्लम के अंदर कन्वर्ट कर लिया विद द हेल्प ऑफ रिड्यूस मास, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपने पास E माइनस वी इज द फंक्शन ऑफ एक्स, साई ऑफ एक्स इक्वल टू 0। अब इसका सॉल्यूशन करने की अपने को यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है, जैसे हमने हार्मोनिक ऑक्सीलेटर में टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन का डायरेक्टली रिजल्ट यूज किया था, तो यहाँ पे भी रिजल्ट यूज करेंगे। इसका सॉल्यूशन हम क्वांटम मैकेनिक्स में करते हैं, एटॉमिक के अंदर नहीं करते। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन क्या जाएगा अपने पास, इसकी जो एनर्जी आइगन वैल्यू हो वो क्या मिल जाएंगी, एनर्जी आइगन वैल्यू
ऑफ अन हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, और ये कितना मिलेंगे अपने को, इसका जो रिजल्ट है वो कितना आ जाएगा, इसको जब सोल्व करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा अपने पास, यहां पे लिखते हैं सबसे पहले हार्मोनिक वाली टर्म है, हार्मोनिक वाली टर्म के अंदर अपने पास रिजल्ट कितना आया था, ये रिजल्ट आया था अपने पास, एनर्जी आइगन वैल्यू मिली थी अपने को ए वी इक्वल टू वी प्लस 1/2 एच सी और ओमेगा ए। ये जो रिजल्ट आया है वो किसके कारण आया है, जो फर्स्ट टर्म है जो हार्मोनिक केस को रिप्रेजेंट कर रही है उसके कारण आया है, और जो सेकंड टर्म है इसके कारण जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट कितना आ जाएगा, वो रिजल्ट आ जाएगा अपने पास v प्लस 1/2 इसका स्क्वायर एच सी ओमेगा ए और साथ में एक्स ई। एक्स ई यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है किसको, अनहार्मोनिसिटी को यहाँ पे रिप्रेजेंट करके बताता है क्या, एक्स ई। अनहार्मोनिसिटी अपने को फिजिकली क्या बताती है, यहाँ पे एक्स ई क्या है लिख देता हूँ पहले, एक्स ई इक्वल टू अनहार्मोनिसिटी अनहार्मोनिसिटी अपने को फिजिकली क्या बताएगी, फिजिकली अपने को बताएगी अगर मैं हार्मोनिक के केस से अनहार्मोनिक के केस में जाऊंगा तो उस चीज के अंदर कितना चेंज होगा, ये बात अपने को फिजिकली कौन बताएगी, अनहार्मोनिसिटी बताएगी। ठीक है, अब अगर मैं इसी इक्वेशन को किसकी फॉर्म में लिखना चाहूँ, वेव फंक्शन की फॉर्म में, सॉरी वेव नंबर की फॉर्म में अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो क्या जाएगा, इसको पूरी इक्वेशन को एच सी से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा देते हैं तो ई वी बाय एच सी, ये एच सी से एच सी कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड करवाऊंगा तो आ जाएगा v प्लस 1/2। v क्या है यहाँ पे, वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर है। ठीक है, जो हमने वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा के अंदर इंट्रोड्यूस किया था, माइनस v प्लस 1/2 इसका स्क्वायर और साथ में ओमेगा ई और एक्स ई, ये वाली इक्वेशन आ जाएगी, इसको हमने बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब ये जो टर्म है ई वी बाई एच सी, ये एच अच्छे से लिख देता हूं एच। ठीक है, इसको हमने किसके इक्वल बोल दिया, इसको हमने इक्वल मान लिया एफ वी। ठीक, और ये साथ में ये ई वी बाई एच सी, और ये कंप्लीट की कंप्लीट टर्म v प्लस 1/2 ओमेगा ई माइनस v प्लस 1/2 इसका स्क्वायर ओमेगा ई और एक्स ई। ठीक है, अब यहाँ पे v की अलग अलग वैल्यू पुट करके देखेंगे और देखेंगे अपने पास अलग अलग एनर्जी लेवल्स की क्या क्या वैल्यू निकल के आती है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे v की वैल्यू कितना रख ली, v की वैल्यू हमने 0 रखी, v की वैल्यू 0 रखेंगे तो इसके अंदर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास एफ नोट। ठीक है, एफ नोट की वैल्यू कितना आ जाएगी अपने पास, यहाँ पे रखेंगे v की वैल्यू 0 तो कितना मिलेगा 1/2 ओमेगा ई, यहाँ पे v की वैल्यू 0 रखूंगा तो कितना मिल जाएगा माइनस, और इसका 1/2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1/4, और आगे की जो टर्म है वो यहाँ पे एज इट इज रहेंगी ओमेगा ई और एक्स ई। ठीक है, उसके बाद अगर मैं v की वैल्यू 1 रखता हूँ, v की वैल्यू 1 रखता हूँ तो अपने पास रिजल्ट कितना आ जाएगा, रिजल्ट आएगा अपने पास, यह आ जाएगा एफ फर्स्ट के लिए निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3/2, यहाँ पे रखेंगे तो 3/2 ओमेगा ई माइनस, यहाँ पे v की वैल्यू 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 9/4 आ जाएगा, 9/4 ओमेगा ई और एक्स ई। ठीक है, अब अगर मैं v की वैल्यू 2 रखता हूँ, v इक्वल टू 2 तो कितना आ जाएगा f2, और ये वैल्यू कितना आ जाएगी यहाँ पे 5/2 ओमेगा ई माइनस, यहाँ पे v की वैल्यू 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 25/4 ओमेगा ई और एक्स ई। ठीक है, एक बार आप इसको इतना नोट कीजिए। और एक पॉइंट यहाँ पे एक छोटा सा ये भी रहता है कि जो हार्मोनिक वाला केस हमने पढ़ा था वहां पे जो एनर्जी लेवल्स है वो इक्वली स्पेस आ रहे थे। ठीक है, पर मैं अनहार्मोनिक के केस में अगर देखूं तो जो एनर्जी लेवल्स हैं वो इक्वली स्पेस नहीं है। एनर्जी लेवल्स क्या है, इक्वली स्पेस नहीं है, इनके बीच का जो गैप है अगर मैं ध्यान से देखूं तो इनके बीच का जो गैप है वो लगातार क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं सो एनर्जी गैप, सो एनर्जी
एनर्जी गैप अनहार्मोनिक ऑक्सीलेटर, एनर्जी गैप ऑफ अनहार्मोनिक ऑक्सीलेटर इज डिक्रीज। ठीक है, इसके अंदर एक लाइन और लिख सकते हैं, एनर्जी लेवल ऑफ अनहार्मोनिक ऑक्सीलेटर आर नॉट इक्वली स्पेस, ये भी लिख देते हैं, एनर्जी लेवल्स ऑफ अनहार्मोनिक ऑसिलेटर आर नॉट इक्वली स्पेस। नॉट इक्वली स्पेस्ड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, हम यहाँ पे ट्रांजिशन करवाएंगे। कोई भी हमने एक लेवल मान लिया, एक लेवल से दूसरे लेवल के बीच में ट्रांजिशन करवा के देखेंगे कि किस टाइप से होगी। ठीक है, तो हमने मान लिया कि 0 लेवल से किसी V लेवल के ऊपर ट्रांजिशन हो रही है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ तक ले रहे हैं हम, V से लेके 0 से टू V तक, हम V कोई लेवल है वहां पे हम क्या करवाएंगे, ट्रांजिशन करवाएंगे। तो यहाँ पे यूज करेंगे बोहर साहब की जो थर्ड पोस्टुलेट है उसका यूज करते हैं। थर्ड पोस्टुलेट क्या है अपने पास, एच न्यू इक्वल टू E2 माइनस E1, इस टाइप से हम लिखते हैं, E फाइनल माइनस इनिशियल। अब 0 से कहाँ तक जा रहे हैं, V तक जा रहे हैं, तो इसके लिए लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एच न्यू इक्वल टू EV माइनस E0। ठीक है, इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं, सोल्व करके फिर इसको आगे लिखते हैं। ये आई है अपने पास एच न्यू की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, C बाई लैम्डा लिख सकता हूं। इक्वल में क्या है अपने पास, EV माइनस E0। HC को इधर ले आऊंगा, कितना आ जाएगा, 1 बाय लैम्डा आ जाएगा, और ये आ जाएगा EV बाय HC और माइनस E0 बाय, इसके डिवाइड में भी क्या आ जाएगा, HC। अब यहाँ पे अगर देखें तो EV बाय HC को हमने क्या माना है, ये वाली टर्म माना है, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं। 1 बाय लैम्डा क्या होता है अपने पास, वेव नंबर होता है, तो वेव नंबर क्या आ जाएगा, वेव नंबर को हम न्यू बार से लिख लेंगे। ठीक है, एक सेकंड, इसको हमने लिखा वेव नंबर न्यू बार से, और इसको लिखा FV, और ये जो टर्म है इसको हमने क्या लिख लिया, F0 से लिख लिया। ठीक है, ये अपने पास एक इक्वेशन आ जाएगी। FV की वैल्यू अपने पास यहाँ पे आई हुई है, कहाँ है, ये वाली वैल्यू। ठीक है, ये वैल्यू किसकी है, FV की है। ठीक है, तो इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करूंगा, और सेकंड में V की जगह कितना पुट कर रखा है, यहाँ पे 0 पुट कर रखा है, तो वो भी पुट कर देते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास न्यू प्राइम इक्वल टू FV की वैल्यू पुट करते हैं। FV की वैल्यू अपने पास कितना आई हुई है, V प्लस 1/2, और ये है अपने पास ओमेगा E माइनस V प्लस 1/2 इसका स्क्वायर ओमेगा E एक्स E, ये वैल्यू रखी किसकी, FV की। उसके बाद माइनस का साइन, और F0 की वैल्यू रखेंगे, F0 की वैल्यू रखेंगे तो V कितना है, यहाँ पे 0 है, 0 है तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, यहाँ पे लिखता हूँ 1/2 ओमेगा E, और ये आ जाएगा आगे की टर्म क्या आएगी, माइनस 1/4, अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो, और ओमेगा E एक्स E। ठीक है, V को 0 किया, V को 0 किया, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो कितना आएगा, 1/4 आ जाएगा, ओमेगा E एज इट इज, एक्स E एज इट इज। अब इस इक्वेशन को जब हम सोल्व करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा और कैसे मिलेगा, इसके ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं। इसको अंदर मल्टीप्लाई करके लिखता हूँ, V ओमेगा E प्लस 1/2 ओमेगा E, ये एज इट इज रखता हूँ। सेकेंड टर्म को एज इट इज रखते हैं, माइनस V प्लस 1/2 इसका स्क्वायर ओमेगा E और एक्स E। ठीक है, उसके बाद ये टर्म नेगेटिव को क्या करते हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये कितनी टर्म आ जाएगी, 1/2 ओमेगा E, और आगे की टर्म एज इट इज 1/4 ओमेगा E और एक्स E। ये सिर्फ और सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लाई करवाए, अगले के साथ नहीं करवाया है अभी। इस टर्म से ये टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। जो बची हुई टर्म है उसको हम आगे लिख लेते हैं, कितना आ जाएगा, न्यू बार इक्वल टू V ओमेगा E माइनस V प्लस 1/2
इसका स्क्वायर और एक्स ई ओमेगा ई, एक्स ई ओमेगा ई और एक्स ई दोनों टर्म में है, दोनों टर्म में है तो क्या करते हैं बाहर कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/4 और इसके अंदर से कॉमन क्या निकाल लिया, ओमेगा ई और एक्स ई हमने बाहर निकाल लिया। ठीक है, तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट में क्या करते हैं, इसका ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर हम खोल देंगे, खोलेंगे तो कितना आ जाएगा v ओमेगा ई और इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ये आएगा v का स्क्वायर प्लस 1/4 और प्लस 2ab 2v 1/2 और ये माइनस अगली जो टर्म है 1/4 वाली वो एज इट इज रहेगी 1/4 और ओमेगा ई और एक्स ई एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब ये जो 2 है इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और बाकी की जो बची हुई टर्म है उनको हम एज इट इज लिख लेंगे। एज इट इज लिखेंगे तो, और एक सेकेंड, ये माइनस का है ये प्लस का है, इसको भी क्या कर देते हैं कैंसिल कर देते हैं, बची हुई टर्म को हम आगे लिख लेते हैं। तो आगे क्या जाएगा, ये बचेगा अपने पास v और बीच में किसका साइन है यहाँ पे, ये आएगा माइनस का साइन। ठीक है, ओमेगा ई माइनस यहाँ पे क्या बचा है v स्क्वायर बचा है, यहाँ पे क्या बचा है v बचा है और आगे अपने पास क्या बचा है ओमेगा ई और एक्स ई वाली टर्म यहाँ पे बची है। इक्वल में अपने पास क्या चल रहा है, न्यू प्राइम चल रहा है। ठीक है, अब अगर मैं इसमें से v कॉमन निकाल लूँ, v कॉमन निकालूंगा तो अपने पास क्या निकल आएगा, ये आ जाएगा न्यू बार इक्वल टू v ओमेगा ई और इसको हमने कॉमन निकाल लिया माइनस v प्लस 1 और ओमेगा ई एक्स ई, ये अपने पास क्या आ जाएगा, वेव नंबर निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, अगर ट्रांजिशन होगी तो अपने को जरूरत पड़ेगी किसकी, सिलेक्शन रूल की जरूरत पड़ेगी। सिलेक्शन रूल के बगैर तो अपन ये नहीं बता सकते कि किस लेवल से किस लेवल के बीच में ट्रांजिशन होगी। तो अब हम बात करेंगे किसकी, सिलेक्शन रूल की। और एक छोटा सा पॉइंट ये, अब यहाँ पे जो हमने एनर्जी निकाली है उस एनर्जी के अंदर क्या आ रही है, करेक्शन आ रही है। हार्मोनिक से अगर मैं अनहार्मोनिक के केस में आ रहा हूं तो एनर्जी के अंदर करेक्शन आ रही है। अब एनर्जी के अंदर करेक्शन आएगी तो अपने पास जो वेव फंक्शन है उस वेव फंक्शन के अंदर भी क्या आएगी, करेक्शन आएगी। ठीक है, तो अब यहां पे क्या करते हैं, सिलेक्शन रूल की बात करते हैं। सिलेक्शन रूल कितना आ जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा डेल्टा v इक्वल टू हम लेंगे +-1 +-2 और +-3, इस टाइप से सो ऑन हम आगे चलते रहेंगे। अगर मैं डेल्टा v इक्वल टू +-1 लेता हूं तो इस केस में अपने पास जो रिजल्ट निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, मैंने डेल्टा v इक्वल टू कितना लिया, +-1 लिया, तो यहाँ पे अपने को क्या मिलेगी, फंडामेंटल लाइन मिलेगी। फंडामेंटल लाइन, ये फंडामेंटल लाइन वही है जो अपने को हार्मोनिक के केस में मिल रही थी, ये वाली। ठीक है, जिसकी इंटेंसिटी क्या थी, बहुत ज्यादा थी। तो ये क्या आ जाएगी, फंडामेंटल लाइन आ जाएगी। और डेल्टा v की वैल्यू +-1 अगर मैं इसके अंदर पुट करूं तो यहाँ पे अपने को कितना रिजल्ट मिलेगा, यहाँ पे v की जगह 1 पुट कर दिया तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा न्यू बार इक्वल टू कितना मिल जाएगा, ये मिलेगा अपने को ओमेगा ई और -2 ओमेगा ई और एक्स ई। ठीक है, अगर मैं डेल्टा v की वैल्यू कितना ले लूँ, यहाँ पे +-2 ले लूँ, उस केस में क्या आएगा, +-2 ले ली तो क्या मिलेगा अपने को, फर्स्ट ओवरटोन मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम बोलेंगे फर्स्ट ओवरटोन्स। ठीक है, और फर्स्ट ओवरटोन ये 2 वैल्यू यहाँ पे रखूंगा तो रिजल्ट कितना मिलेगा, ये मिल जाएगा 2 ओमेगा ई -6 ओमेगा ई और एक्स ई। अगर ये 2 वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर रखूंगा, इक्वेशन नंबर स्टार के अंदर, तो क्या मिल जाएगा, सेकंड ओवरटोन मिल जाएगा। सॉरी, ये क्या मिल जाएगा, फर्स्ट ओवरटोन मिल जाएगा। फर्स्ट ओवरटोन कौन सा होगा अपने पास, ये फंडामेंटल लाइन है, ये जो लाइन है इसको हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट ओवरटोन बोलेंगे। ठीक, अब अगर मैं यहाँ पे 3 रख दूं, यहाँ पे लिखता हूं डेल्टा v की जगह अगर मैं कितना रख दूं, डेल्टा v इक्वल टू +-3 अगर मैं रख देता हूं तो अपने को क्या मिलेगा, सेकंड ओवरटोन्स मिल जाएगा, सेकंड ओवरटोन्स।
ठीक है। और डेल्टा वी की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 3 रखता हूँ तो निकाल के हम बिल्कुल ऐसे बता सकते हैं कि उसका जो वेव नंबर है वो वेव नंबर क्या निकल के आएगा। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट के बीच में किस टाइप से होगी उसके ऊपर बात करते हैं। एक बार आप इधर वाला उतार लीजिए। ठीक है, मैं इसको एक बार साफ कर देता हूं। तो यहाँ पे हार्मोनिक के केस में अपने पास पोटेंशियल क्या आया था, हार्मोनिक के केस में अपने पास पोटेंशियल ये आया था कुछ इस टाइप का। मैं इंक डाल देता हूं एक बार और फिर इसको समझते हैं। हार्मोनिक का जो केस है वो केस ऐसा था कि वहां पे जो बॉन्ड है आइडियल किस लिए रखा था, तो यहाँ ऐसा कुछ आया था अपने पास। और ये पोटेंशियल कैसे आया था, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ किसका, HCl मॉलिक्यूल्स का एग्जांपल देता हूँ। H पे पार्शियली पॉजिटिव होता है, Cl पे क्या होता है, पार्शियली नेगेटिव होता है। तो क्लोरीन का मास तो क्या है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल्स क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। अब हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करेगा और इस टाइप का अपने को ग्राफ मिलेगा पोटेंशियल एनर्जी का। वो कैसे मिलेगा, जैसे इनिशियल पोजीशन तो क्लोरीन ये है, क्लोरीन का मास बहुत हैवी है तो वाइब्रेट नहीं करेगा। हाइड्रोजन का मास बहुत कम है तो ये वाइब्रेट करेगा। अब इनिशियल पोजीशन ये है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है अभी ये। ठीक है, दोनों एटम। अब जैसे ही बाहर से एनर्जी दूंगा तो इनके एनर्जी लेवल्स बढ़ेंगे। अब ये हाइड्रोजन का एटम मैक्सिमम कितना जा सकता है, इतना जा सकता है। मिनिमम अब इतना ही अंदर आ सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट केस में इनिशियली तो हाइड्रोजन यहाँ पे था और क्लोरीन हमने यहाँ पे मान लिया। जैसे ही एनर्जी बढ़ाऊंगा तो इनके बीच में क्या था, माना था एक मासलेस स्प्रिंग माना था हमने। अब स्प्रिंग है तो स्प्रिंग एक्सपेंड भी होगा और कंप्रेस भी होगा। अब फर्स्ट लेवल पे स्प्रिंग मैक्सिमम कितना एक्सपेंड हो सकता है, इतना, और कंप्रेस कितना हो सकता है, इतना। ठीक है, अब थोड़ा सा और एनर्जी बढ़ाऊंगा तो एक्सपेंशन थोड़ा सा और बढ़ जाएगा और कंप्रेशन भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा। इस टाइप से ये हमने पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ इस टाइप से ड्रॉ किया था। ठीक है, अब ये इस टाइप से एनर्जी लेवल बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, पर ऐसा नहीं है। क्या होगा, इनका मानना ये था कि ये जो बॉन्ड है ना वो कभी ब्रेक ही नहीं होगा इनके बीच में। पर जैसे जैसे एनर्जी बढ़ाते जाएंगे तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि बॉन्ड क्या हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, जहां पे हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देंगे वहां पे बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। अब ये तो था हार्मोनिक का केस। अनहार्मोनिक के केस में क्या आएगा, कुछ इस टाइप से आएगा। ठीक है, ये अपने पास कुछ एनर्जी लेवल्स हैं। जैसे जैसे एनर्जी लेवल्स बढ़ते जाएंगे तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि जो बॉन्ड है वो रप्चर हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। और यहाँ पे हमने बोला है डी फॉर डिसोसिएशन एनर्जी। डिसोसिएशन एनर्जी आ जाएगी भाई, बॉन्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा, टूट जाएगा बिल्कुल। ठीक है, अब जो डिसोसिएशन एनर्जी है और मोर्स पोटेंशियल है इसके बारे में हम अगले लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। एक लेक्चर और बनेगा वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा पे अभी। अब यहां से लेके यहां तक की जो एनर्जी है इसी को हम क्या बोलते हैं, डिसोसिएशन एनर्जी बोलते हैं। इससे आगे अगर हम जाएंगे तो अपने पास क्या आ जाएंगे, जो एनर्जी लेवल्स हैं वो क्या मिल जाएंगे अपने को, कंटिन्यूस मिलेंगे। अब तक तो डिस्क्रीट थे, आगे जाते जाएंगे तो क्या होते जाएंगे, कंटिन्यूस अपने को मिलते जाएंगे। ठीक है, और ये ग्राफ आपको इसके अंदर शो करना। अब इनके अंदर वाइब्रेशन किस टाइप से होगा, सॉरी ट्रांजिशन किस टाइप से होगी उसके ऊपर बात करते हैं। तो ये है अपने पास V = 0, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, अब ट्रांजिशन यहाँ से यहाँ पे हो सकती है, यहाँ से यहाँ पे हो सकती है, इस टाइप से ट्रांजिशन हो सकती है। ठीक है, और इंटेंसिटी किस टाइप से मिलेगी, जो स्पेक्ट्रल लाइन है वो किस टाइप से मिलेंगी। एक तो सबसे ज्यादा इंटेंसिटी की स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगी। ये क्या है, सबसे ज्यादा इंटेंसिटी की स्पेक्ट्रल लाइन है जिसको हमने यहाँ पे नाम दिया है फंडामेंटल लाइंस। ठीक है, इसके साइड में एक कम इंटेंसिटी की स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगी जिसको हमने बोला है फर्स्ट ओवरटोन्स, और उसके बाद सेकंड ओवरटोन्स, थर्ड ओवरटोन्स, इस टाइप से हम बोलते जाएंगे। ठीक है, तो ये केस है अपने पास किसका, अनहार्मोनिक ऑक्सीलेटर का। अगर इसके अंदर आपको कोई भी बात समझ ना आई हो तो आप मैसेज करके या फिर कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको समझ आया तो आप चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में वीडियो भी अपने दोस्तों के अंदर शेयर कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।